मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अत्यंत लोकप्रिय रही है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चातुर्य, न्यायप्रियता और विनोदप्रिय स्वभाव के किस्से सदियों से लोगों को प्रेरणा और मनोरंजन देते आ रहे हैं। आज की यह कहानी बीरबल की निर्भीकता और विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता पर आधारित है, जिसमें वह न केवल स्वयं को संकट से बचाते हैं, बल्कि पूरे दरबार को सत्य का आईना दिखाते हैं। कहानी आरंभ। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में सुबह की सभा चल रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन थे और दरबार के सभी मंत्रीगण अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। बीरबल भी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। दरबार में सामान्य राजकीय कार्यों पर चर्चा चल रही थी कि तभी एक दरबारी, जिसका नाम फैयाज था, खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, मैं एक अत्यंत गंभीर विषय लेकर आया हूं। बीरबल ने मेरी प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाई है। यह सुनकर सारा दरबार चौंक गया। बीरबल जैसे सम्मानित और विनम्र व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप किसी ने पहली बार दरबार में उठाया था। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कहो फैयाज, ऐसा क्या हुआ? फैयाज ने झूठी गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। वहां एक सभा में बीरबल भी आमंत्रित थे। सभा में मैंने एक विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य का सौंदर्य उसके वस्त्रों में होता है। यदि वस्त्र सुंदर हो तो व्यक्ति भी सुंदर दिखता है। इस पर बीरबल ने न केवल मेरा विचार झूठा बताया, बल्कि मेरा उपहास भी किया। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल सत्य का समर्थन किया था। यदि किसी को सत्य से ठेस पहुंचे तो वह मेरी गलती नहीं। अकबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इसका निर्णय हम एक परीक्षा के माध्यम से करेंगे। कल हम एक सभा आयोजित करेंगे, जिसमें यह सिद्ध किया जाएगा कि वस्त्रों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनती है या उसके आचरण और बुद्धिमत्ता से। बीरबल, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मैं सदैव सत्य की परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। परीक्षा की तैयारी। अगले दिन सम्राट अकबर ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल दरबार में सामान्य दरबारी के वेश में आए, पुराने धुले हुए वस्त्र, बिना आभूषण और नंगे पांव। बीरबल ने आदेश का पालन किया। जब वे दरबार में पहुंचे तो बहुत से दरबारी उन्हें पहचान नहीं पाए। कुछ ने तो तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और कुछ ने उनके बैठने के लिए भी स्थान नहीं दिया। सभा प्रारंभ हुई। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, क्या यह व्यक्ति आपको ज्ञात है? अधिकांश दरबारियों ने मना कर दिया। कुछ ने उन्हें साधारण ग्रामीण समझा। केवल एक दो पुराने मंत्री समझ गए कि यह बीरबल हैं, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। तभी अकबर ने उच्च स्वर में कहा, यह हैं हमारे मंत्री बीरबल। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। शर्म से बहुतों ने सिर झुका लिया। अकबर ने कहा, आज की सभा में हमने देखा कि लोग वस्त्र देखकर व्यक्ति की पहचान करते हैं, परंतु बीरबल की योग्यता, उनका विवेक और सत्यप्रियता उनके वस्त्रों से नहीं, उनके विचारों से है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मैं फैयाज को समझा रहा था। वस्त्र केवल शरीर ढकते हैं, लेकिन विचार व्यक्ति को महान बनाते हैं। ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। परंतु बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलने वाले दरबारी कहाँ चुप रहने वाले थे। फैयाज ने अपने साथी जलाल के साथ मिलकर एक और योजना बनाई। जलाल, जो अकबर के मंत्रियों में से एक था, मन ही मन बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने फैयाज को उकसाया और कहा, हमें बीरबल को दरबार से हटाने के लिए कोई बड़ी चाल चलनी होगी। क्यों न हम उन्हें राजद्रोह के झूठे आरोप में फंसाएं? फैयाज ने उत्साहित होकर पूछा, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे?
जलाल बोला, मैं बादशाह से कहूंगा कि राज्य के महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए हैं और मेरे पास गुप्त सूचना है कि वो बीरबल के घर में छुपाए गए हैं। फयाज चौंका, पर अगर बादशाह ने बीरबल से बिना जांच के विश्वास किया तो? जलाल मुस्कराया, बादशाह निष्पक्ष हैं। अगर दस्तावेज बीरबल के घर में नहीं मिले तो हम कहेंगे कि उन्होंने पहले ही उन्हें छुपा दिया, और यदि बीरबल विरोध करें तो हम कहेंगे कि वो जांच से डर रहे हैं। बीरबल की सूझबूझ। अगले दिन जलाल और फयाज दोनों ने सम्राट अकबर से मिलकर अपनी बात रखी। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि दस्तावेज बीरबल ने चुराए हैं? जलाल ने कहा, हुजूर, हमने एक गुप्त सूत्र से यह सूचना पाई है। हम केवल बीरबल के घर की तलाशी लेना चाहते हैं। बीरबल को यह बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं स्वयं चाहता हूं कि मेरे घर की तलाशी हो, लेकिन मैं भी एक शर्त रखता हूं। तलाशी के समय सभी दरबारियों को मेरे घर चलना होगा और वे भी वही वस्त्र पहनेंगे जो मैं दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन तलाशी के समय बीरबल ने सभी दरबारियों को पुराने कपड़े पहनाए और उन्हें गधों पर बिठाकर अपने घर चलने को कहा। दरबारियों ने विरोध किया, पर अकबर ने कहा, यदि बीरबल इस शर्त पर सहमत हुए हैं तो हमें उसका पालन करना होगा। पूरा जुलूस जैसे ही नगर से गुजरा, लोग हंसी में फूट पड़े। दरबारी अपमानित महसूस करने लगे। बीरबल के घर पहुंचते ही उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, घर की हर वस्तु खोल दो ताकि तलाशी ली जा सके। घंटों की तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला। अकबर ने जलाल से पूछा, अब क्या कहते हो? जलाल और फयाज शर्मिंदा हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर स्वयं गिर जाते हैं। अकबर ने गुस्से में जलाल और फयाज को पद से हटा दिया और कहा, बीरबल की सच्चाई, बुद्धि और धैर्य को मैं सलाम करता हूं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही राह में कितने ही कांटे क्यों न बिछे हों। बीरबल की निर्भीकता और उनका शांतचित्त व्यवहार हमें यह भी सिखाता है कि जब भी कोई संकट आए तो उसका सामना बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, न कि क्रोध या हड़बड़ी से। बीरबल न केवल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे, बल्कि वे पूरे साम्राज्य के लिए न्याय, सत्य और विवेक का प्रतीक बन चुके थे। शब्द संख्या लगभग 1600। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को 2000, 2400 या 3100 शब्दों में विस्तार से भी लिख सकता हूं। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल की कहानियां भारत के हर कोने में प्रसिद्ध हैं। उनकी चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता ने उन्हें केवल अकबर का प्रिय ही नहीं बनाया, बल्कि प्रजा के बीच एक नायक भी बना दिया। प्रस्तुत कहानी में हम बीरबल की नीति बुद्धि का परिचय प्राप्त करेंगे, जहां एक जटिल राजनीतिक साजिश को बीरबल ने अपने कौशल से सुलझाया। प्रारंभ। यह उन दिनों की बात है जब अकबर का साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। चारों दिशाओं में मुगल साम्राज्य की तूती बोल रही थी, परंतु समृद्धि के साथ साथ राजदरबार के भीतर ईर्ष्या, षड्यंत्र और महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी। खासकर कुछ दरबारी बीरबल से अत्यधिक जलते थे, क्योंकि अकबर हर निर्णय में बीरबल की राय को सर्वाधिक महत्व देते थे। इन दरबारियों में सबसे अधिक ईर्ष्यालु था राजा भवानीदास, जो राजकोष विभाग का प्रधान था। वह बीरबल से चिढ़ता था, क्योंकि एक बार बीरबल ने उसे एक घोटाले में पकड़ लिया था और वह अपमानित हुआ था। एक दिन राजा भवानीदास ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक चतुर साजिश रची। षड्यंत्र की योजना। भवानीदास ने अकबर के पास जाकर कहा, जहां पनाह, राज्य के कोष में भारी गड़बड़ी पाई गई है।
कुछ रजिस्टर और दस्तावेज गायब हैं। मुझे संदेह है कि कोई उच्च अधिकारी जानबूझकर यह कर रहा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? भवानीदास ने बड़ी चतुराई से कहा, मेरे पास तो नहीं, परंतु यदि बीरबल स्वयं इस रहस्य को सुलझाएं तो सत्य उजागर हो जाएगा। यदि वह असली अपराधी तक पहुंच जाए तो हम सभी निश्चिंत हो सकते हैं। अकबर को प्रस्ताव उचित लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कोष विभाग में कुछ घपले की सूचना है। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। 1 सप्ताह के भीतर इसका समाधान चाहिए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे थोड़ी छूट दी जाए और मुझे कुछ अधिकार दिए जाएं। मैं 1 सप्ताह में अपराधी को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की नीति। बीरबल ने सबसे पहले कोष विभाग की जांच शुरू की। उन्होंने हर दस्तावेज को देखा, कर्मचारियों से बात की और गुमशुदा रजिस्टरों के बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन हर कदम पर उन्हें भ्रम फैलाया गया। यह साफ था कि कोई उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने सोचा, भवानीदास ने खुद यह षड्यंत्र रचा है, पर मैं तब तक आरोप नहीं लगा सकता जब तक ठोस प्रमाण न हो। मुझे एक ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें वह स्वयं अपने जाल में फंसे। बीरबल ने एक गुप्त पत्र अकबर को भेजा। हुजूर, मैंने उस व्यक्ति का पता लगा लिया है जो कोष विभाग से गुप्त दस्तावेज चुराकर किसी विदेशी दूत को बेचने वाला है। मैं उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हूं। कृपया इसे गोपनीय रखें। नाटकीय मोड़। बीरबल ने दरबार में यह सूचना फैलाई कि उन्होंने कोष विभाग की कुछ पुरानी जमीनों से जुड़े दस्तावेज खोज लिए हैं, जिनमें अकूत संपत्ति का ब्यौरा है। इन दस्तावेजों के मिलने से राज्य को भारी लाभ होगा। ये दस्तावेज सुरक्षित रूप से राजमहल के दक्षिणी कोठरी में रखे गए हैं और वहां रात में कोई पहरा नहीं होगा। यह सूचना भवानीदास तक भी पहुंची। वह यह सोचकर खुश हुआ कि यदि वह इन दस्तावेजों को चुराकर नष्ट कर दे तो बीरबल विफल हो जाएगा और उसे दरबार से निकाला जा सकता है। 2 रात बाद एक अंधेरी रात में भवानीदास ने अपने विश्वासपात्र नौकर को भेजा और स्वयं भी नकाब पहनकर राजमहल की दक्षिणी कोठरी में पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छूने की कोशिश की, तभी दरवाजा बंद हो गया और मशालें जल उठीं। सामने अकबर, बीरबल और गार्ड्स खड़े थे। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, यही है वह व्यक्ति जो इस साजिश के पीछे है। अकबर का निर्णय। अकबर ने भवानीदास को नकाब हटाने को कहा। जब उसका चेहरा सबके सामने आया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह सब योजना भवानीदास ने रची थी। इसने दस्तावेजों को नष्ट किया ताकि उसके पिछले घोटाले छुप जाएं। जब मैंने इसकी जांच शुरू की तो इसने मुझे नीचा दिखाने और मेरे प्रयासों को विफल करने के लिए यह खेल खेला। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, भवानीदास, तुमने न केवल राज्य के धन का दुरुपयोग किया बल्कि राजद्रोह जैसा अपराध भी किया। तुम्हें तत्काल पद से हटाया जाता है और शाही कारागार में डाल दिया जाता है। बीरबल की ओर देखकर अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि न्याय की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी होती है। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना के बाद बीरबल का सम्मान दरबार और जनता में और भी बढ़ गया। उन्होंने यह सिखाया कि कभी कभी सामने दिख रही समस्या असली नहीं होती, असली सच्चाई परतों में छिपी होती है, जिसे केवल सूझबूझ से उजागर किया जा सकता है। बीरबल की नीति बुद्धि ने एक बार फिर मुगल दरबार को सत्य और न्याय की राह पर बनाए रखा। सीख। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी साजिश को उजागर किया जा सकता है। न्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता।
जो दूसरों को गिराने के लिए जाल बुनता है वह अक्सर स्वयं उसी में फंस जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का दूसरा भाग भी बना सकता हूं या कोई नई कहानी 2200 से 2500 शब्दों में विस्तार से लिख सकता हूं। बताइए आपकी अगली पसंद क्या है। अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नीति, बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान का खजाना हैं। बीरबल की सबसे खास बात यह थी कि वे जटिलतम समस्याओं का समाधान अपनी सहज चतुराई और विनोदपूर्ण दृष्टिकोण से निकालते थे। इस कहानी में अकबर ने बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा ली, चुप रहकर अदालत चलाने की। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा को विस्तार से। प्रारंभ। दरबार की सुबह थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए दरबार चला रहे थे। चारों ओर दरबारी बैठे थे। कोई अपने कंधे सीधा कर रहा था, कोई मूंछों को ताव दे रहा था, तो कोई अपने उत्तर की तैयारी कर रहा था। पर सबकी नजरें थीं बीरबल पर, जो अकबर के बगल में बैठकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। उस दिन किसी बड़ी बहस के कारण कई दरबारी बीरबल से चिढ़े हुए थे, खासकर मंत्री खानजादा बेग और कवि मिर्जा रफीक, जो अक्सर बीरबल की उपस्थिति में दबेदबे महसूस करते थे। अकबर को इस चुप्पी में कुछ रोचकता की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल पूरा दरबार बिना एक शब्द बोले चलाओ। न किसी से बात करोगे, न संकेत दोगे, न मुस्कुराओगे, न ही कोई चेहरा बनाओगे। अगर किसी मामले का हल कर पाओ तो ही तुम्हें विजेता माना जाएगा। क्या यह संभव है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और झुककर कहा, जहांपनाह, चुनौती कठिन है पर असंभव नहीं। अगले दिन की शुरुआत। अगले दिन का सूरज जैसे बीरबल की परीक्षा की घड़ी लेकर आया। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। दरबार में विशेष व्यवस्था की गई थी। अकबर एक पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। बीरबल पूर्ण सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर गंभीरता, बिना बोले आकर अपने स्थान पर बैठ गए। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वाकई बीरबल कुछ नहीं बोलेगा? इतनी बड़ी अदालत बिना बोली कैसे चलेगी? अब देखना मजा आएगा। पहला मामला आया एक किसान और जमींदार का। मामला पहला, किसान बनाम जमींदार। किसान ने अर्जी दी कि जमींदार उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। वह अपनी पूरी कहानी जोर जोर से सुनाने लगा। बीरबल एकदम चुप बैठे रहे। उन्होंने एक पानदान उठाया और उसमें से एक सफेद पताका बाहर निकाली। यह उनका संकेत था कि वह बयान को समझ चुके हैं। फिर जमींदार ने अपनी सफाई में कहा कि वह जमीन उसकी पैतृक संपत्ति है और उसके पास दस्तावेज हैं। बीरबल ने अपने सहायक को इशारा किया और सहायक ने दोनों पक्षों से दस्तावेज लेकर बीरबल को दिखाए। बीरबल ने दोनों दस्तावेज ध्यान से देखे और फिर दरबार के कोने में रखी न्याय घंटी को बजा दिया, जो यह दर्शाता था कि फैसला सुनाया जा रहा है। बीरबल ने अपनी मेज से एक नीली मोहर उठाई और किसान के कागज पर लगा दी। इसका अर्थ था किसान के पक्ष में निर्णय। दरबार में हलचल हुई। बिना बोले फैसला कर दिया। कैसे समझ गया बीरबल? पर कोई कुछ कह न सका। मामला दूसरा, व्यापारी की चोरी। अब एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसकी दुकान से कोई बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। उसके पास एक संदिग्ध व्यक्ति भी था जिसे वह चोर बता रहा था। बीरबल ने दोनों को देखा। उन्होंने एक छोटी सी डिबिया अपने पास मंगवाई और उस संदिग्ध से कहा, इशारों में, कि वह इसमें अपनी अंगुली डाले और बाहर निकाले। उस डिबिया में बीरबल ने पहले से ही नीला रंग रखा था, जो कुछ देर बाद सूख जाता था। संदिग्ध ने डरते हुए उंगली डाली पर चोर न होने का दिखावा किया। पर जब डिबिया वापस आई तो उसमें केवल थोड़ी सी नीली छाया थी। इसका मतलब था
उसने डर के मारे उंगली पूरी नहीं डाली। बीरबल ने दरबार में बैठी जनता की ओर देखा, फिर अपनी मेज की पीठ थपथपाई और सैनिकों को बुलाकर उस संदिग्ध को ले जाने का संकेत दिया। एक और समस्या बिना बोले सुलझ गई। षड्यंत्र का प्रारंभ। यह देखकर खानजादा बेग और मिर्जा रफीक परेशान हो उठे। उनकी योजना थी कि बीरबल चुप रहकर कोई भी समस्या नहीं सुलझा पाएंगे और उसे दरबार में अपमानित किया जाएगा। उन्होंने एक और चाल चली। एक नकली समस्या लेकर आए, एक ऐसी स्त्री जो रो रही थी और दावा कर रही थी कि उसका बेटा बदल दिया गया है। दो महिलाएं थीं, दोनों एक ही उम्र के बच्चे को अपनी संतान बता रही थीं। यह मामला बेहद उलझा हुआ था। बीरबल ने चुपचाप दोनों औरतों को देखा। उन्होंने दो दासियों को बुलाया और कहा, केवल इशारे से, कि बच्चे को बीच में खड़ा करें। फिर उन्होंने अपने सहायक से तलवार मंगवाई। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने तलवार हवा में घुमाई और इशारे से कहा, बच्चे को बीच से काटकर आधा आधा कर दो, दोनों को एक एक हिस्सा मिल जाएगा। एक औरत तुरंत चिल्ला उठी, नहीं, इसे उसे दे दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। जबकि दूसरी चुप रही। बीरबल ने निर्णय दे दिया, बच्चा पहली औरत का है। दरबार एक बार फिर बीरबल की नीति कुशलता पर स्तब्ध रह गया। अकबर का हस्तक्षेप। पर्दे के पीछे से अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि गर्व भी हुआ। दिन का दरबार समाप्त होने को आया। बीरबल अभी तक बिना बोले 3 जटिल मामलों को सुलझा चुके थे। अकबर पर्दे से बाहर आए और दरबारियों से बोले, क्या कोई कह सकता है कि यह दरबार बिना आवाज के नहीं चला? सभी ने सिर झुका लिया। तब अकबर बोले, बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय की भाषा केवल शब्द नहीं होती। बुद्धि, संकेत और नियत भी न्याय के सबसे बड़े साधन हैं। नतीजा। अकबर ने बीरबल को मौन न्यायाचार्य की उपाधि दी और उन्हें एक विशेष रत्नजड़ित अंगूठी भेंट की। खानजादा और रफीक की चाल उल्टी पड़ गई और उन्हें बाद में दरबार में दंडित भी किया गया। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सत्य की खोज के लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि समझ, सूझबूझ और नियत की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने मौन से जो न्याय किया, वह न केवल अद्भुत था बल्कि आज की न्याय प्रणाली के लिए भी प्रेरणा देने वाला है। सीख। न्याय केवल आवाज नहीं, विवेक का विषय है। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। सच्चाई को उजागर करने के लिए साहस, धैर्य और तीव्र बुद्धि चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ा सकता हूं या इसी शैली में अन्य 2500+ शब्दों की नई कहानी दे सकता हूं। बताइए, आपकी अगली इच्छा क्या है? अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में एक मिसाल मानी जाती है। जहां अकबर एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट थे, वहीं बीरबल उनकी आंखों और कानों की तरह काम करते थे, हाजिर जवाब, नीति कुशल और सच्चाई के मार्ग के रक्षक। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के लिए उपयोगी नीति और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय संकलन हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे बीरबल ने एक बार दरबार में आए 5 घमंडी विद्वानों को उनकी ही चाल में फंसाकर अकबर के सामने सच्चा ज्ञान परिभाषित किया। प्रारंभ। एक सुबह का समय था। अकबर अपने शाही बाग में बैठे धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अवलोकन कर रहे थे। इतने में एक दूत ने आकर सूचना दी कि दक्षिण भारत से 5 महान विद्वान दरबार में आए हैं, जो सम्राट से मिलने और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने चाहते हैं। अकबर ने प्रसन्नता से आदेश दिया कि उन्हें ससम्मान बुलाया जाए। जब 5 विद्वान दरबार में पहुंचे तो वे बड़े ही ठाठ बाट से,
रेशमी वस्त्रों में, माथे पर तिलक, गले में माला और हाथों में ताड़पत्र लिए हुए थे। उन्होंने खुद को पंचज्ञानाचार्य कहा, 5 ज्ञान के स्रोत। वे बोले, जहां पनाह, हमने सुना है कि बीरबल इस दरबार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं। हम उन्हें 5 वेद, 6 शास्त्र और 9 रसों की परीक्षा में आमंत्रित करते हैं। यदि वे हमसे बहस में जीत जाएं, तो हम उन्हें सर्वज्ञ मान लेंगे, अन्यथा उन्हें यह मानना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल दक्षिण की भूमि में ही है। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त के साथ। बहस कल होगी और उसके नियम मैं तय करूंगा। विद्वानों ने घमंड से कहा, स्वीकार है। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष मंच बनवाया, एक गोलाकार मंडप जिसके चारों ओर पर्दे लगे थे। हर विद्वान को अलग स्थान पर बिठाया गया ताकि वे एक दूसरे को देख न सकें। एक व्यक्ति को 5 के संवाद दर्ज करने के लिए बैठाया गया। बीरबल स्वयं सफेद वस्त्र पहनकर बीच में खड़े हुए। उनका प्रस्ताव था कि बहस मौखिक नहीं, प्रत्येक विद्वान से व्यक्तिगत चर्चा के रूप में होगी। बाकी सभी चुपचाप मंच के बाहर सुनेंगे पर भाग नहीं लेंगे। अकबर सहमत हुए। विद्वानों को लगा कि यह तो आसान चुनौती है। प्रथम विद्वान भाषा शास्त्री। बीरबल पहले विद्वान के पास पहुंचे। वह व्यक्ति संस्कृत के गूढ़ श्लोकों और व्याकरण में पारंगत था। उसने बीरबल से पूछा, क्या आप शब्द संस्कार और धातु की व्याख्या कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, यदि आप केवल व्याकरण की कठोरता में उलझे रहेंगे तो भाषा भावना खो देगी। शब्द केवल प्रतीक हैं, अर्थ और संवेदना असली भाषा है। संस्कृत तभी पूज्य है जब वह जीवन को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। विद्वान हतप्रभ था, ऐसा उत्तर उसने कभी नहीं सुना था। द्वितीय विद्वान तर्कशास्त्री। दूसरे विद्वान का दावा था कि वह तर्क और न्याय का ज्ञाता है। उसने बीरबल से पूछा, यदि 2 व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं पर एक गरीब और एक अमीर हो तो किसे बड़ा दंड मिलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, दोष अपराध में नहीं, अवसर में भी होता है। अमीर वह है जो विकल्प होते हुए भी पाप करे, इसलिए उसका अपराध बड़ा है। गरीब विवश हो सकता है, पर अमीर का पाप सोच समझकर किया गया होता है। यह उत्तर इतना संतुलित था कि विद्वान मौन हो गया। तृतीय विद्वान ज्योतिषाचार्य। तीसरे विद्वान ने प्रश्न पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ग्रहों की चाल मनुष्य के भविष्य को तय करती है? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यदि ग्रह हमारी कर्मों से अधिक शक्तिशाली हैं, तो फिर कर्म की शिक्षा क्यों? भगवान ने मनुष्य को विवेक इसलिए दिया है ताकि वह ग्रहों से नहीं, अपने निर्णयों से जीवन चलाए। ज्योतिषाचार्य कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सका। चतुर्थ विद्वान धर्माचार्य। चौथे विद्वान ने धार्मिक विवाद उठाया। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? कौन सा देव सबसे बड़ा? बीरबल बोले, जिस धर्म में दया, प्रेम और सत्य का स्थान है वही श्रेष्ठ है। देवता वही जो भटकों को राह दिखाए, न कि किसी के नाम पर वैमनस्य फैलाए। यदि धर्म से मनुष्यता नहीं निकले तो वह धर्म नहीं, केवल आडंबर है। धर्माचार्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। पंचम विद्वान रसाचार्य। 5वां विद्वान कला, नृत्य और रसों का ज्ञाता था। उसने पूछा, कला का उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन या कुछ और? बीरबल ने उत्तर दिया, कला केवल आनंद नहीं देती, वह आत्मा को छूती है। जो नृत्य रोते को हंसा दे, जो संगीत टूटे मन को जोड़ दे, वही कला है।
उसमें संवेदना होनी चाहिए, केवल कौशल नहीं। यह सुनकर वह भी मौन हो गया। खुलासा और समापन। सभी विद्वानों से वार्तालाप के बाद बीरबल ने मंच पर आकर घोषणा की। पांचों विद्वानों ने अपने अपने क्षेत्रों में मुझसे प्रश्न किए। मैंने उत्तर दिए, परंतु क्या उन्होंने स्वयं जीवन को समझा है या केवल ग्रंथों को? फिर उन्होंने मंच पर रखे रजिस्टर की ओर इशारा किया जिसमें सारे उत्तर दर्ज थे। अकबर ने स्वयं रजिस्टर पढ़ा और फिर बोले, ये उत्तर किसी पुस्तक में नहीं हो सकते, ये अनुभव से उपजे हैं। बीरबल ने न केवल इनकी परीक्षा पास की बल्कि इन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित भी किया। पांचों विद्वान अब पहले जैसे घमंड में नहीं थे। वे बोले, हमने समझा कि सच्चा ज्ञान वही है जो सरल हो, सहज हो और जीवन से जुड़ा हो। हम बीरबल को सर्वज्ञ मानते हैं। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सर्वज्ञ नहीं, केवल एक जिज्ञासु हूं। मैं जानता हूं कि जो यह माने कि वह सब जानता है, वही सबसे अज्ञानी होता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारा यही दृष्टिकोण तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इनाम और सम्मान। अकबर ने बीरबल को विद्याविनय भूषण की उपाधि दी और उन्हें राजदरबार की ओर से बहुमूल्य रत्नजड़ित पुस्तक, स्वर्ण मुद्राएं और एक हाथी भेंट किया। निष्कर्ष। यह घटना केवल एक बहस नहीं थी। यह दिखाता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किताबी नहीं थी, बल्कि जीवन के अनुभवों से उपजी थी। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को तोड़े, दूसरों को जोड़ दे और समाज को दिशा दे। सीख। केवल ग्रंथों का ज्ञाता होना पर्याप्त नहीं, अनुभव और संवेदना भी जरूरी है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करता है, वही सच्चा विद्वान होता है। ज्ञान कभी शोर नहीं करता, वह मौन में भी गूंजता है। बीरबल ने यह सिखाया कि विद्वत्ता का अर्थ है जीवन को समझना, केवल शब्दों को नहीं। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग, बीरबल और सम्राट की कठिनतम परीक्षा, भी 2600 या 2700 शब्दों में लिख सकता हूं। बताइए अगली कहानी कैसी